हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म से सप्लाई होती हैं, डिलीवरिंग सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी के इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करते टाइम कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, उनका जो है फ्लो रेट क्या होता है। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या होती है, ऑक्सीजन का नेगेटिव इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर क्या पड़ सकता है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, it is an administration of oxygen greater than that in room air to treat or prevent hypoxia। ऑक्सीजन थेरेपी को इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब क्या है कि आपके रूम के अंदर जितना ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट है, ठीक है, उससे ज्यादा परसेंटेज में हमको किसी पेशेंट को क्या करनी है, ऑक्सीजन डिलीवर करनी है। क्यों डिलीवर करनी है? टू ट्रीट और प्रिवेंट द हाइपोक्सिया, उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर कमी हो चुकी है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन क्या कहलाती है? ऑक्सीजन थेरेपी कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भैया जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन दो तरीके से मिलती है। पहली चीज, प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, वो हमको नेचुरली मिलती है। इसके अलावा हमें मिलती है ऑक्सीजन किसके अंदर? मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या होता, उसको ग्रेडिंग्स दी जाती हैं। तो मार्केट के अंदर 7 ग्रेड्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है, अब हमें कौन सी जो ऑक्सीजन है वो हॉस्पिटल्स के अंदर यूज करनी होती है? मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन। ठीक है, जो ग्रेड है वो प्योरिटी के बेसिस पे दिया जाता है। तो हमको क्या करना है, हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन की बात करूं तो वो होती है 99.50%। ठीक है, उसके अंदर 0.50% इंप्योरिटीज हो सकती हैं या फिर अदर कोई इनर्ट गैसेज हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की। मेडिकल ऑक्सीजन इज यूज टू मेंटेन हेल्दी ऑक्सीजन लेवल्स एंड इज एफडीए रेगुलेटेड फॉर इंप्योरिटीज एंड कंटामिनेशन। ठीक, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को क्या करता है? एफडीए रेगुलेट करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि भैया एफडीए ने क्या है, ऑक्सीजन को एक ड्रग डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन लेना है तो मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मार्केट से मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफडीए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन इज ए ड्रग एंड इट रिक्वायर ए प्रिस्क्रिप्शन टू ऑब्टेन फॉर यूज। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कंसंट्रेशन क्या है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का? 99.50%, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 0.50% की इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज यूज टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल फंक्शन एंड डज नॉट नीड रेगुलेशन और कंसर्न विद इंप्योरिटीज इन द गैस। ठीक है, यानी कि जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है इसके लिए रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है, जबकि इंडस्ट्रियल ग्रेड का जो ऑक्सीजन है उसके लिए किसी भी तरीके की गाइडलाइंस नहीं होती हैं या फिर कोई भी इंप्योरिटीज को रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट नहीं करती। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की कि ऑक्सीजन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टले ने एलिमेंटल ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था किसके अंदर? 1774 के अंदर, 1774 के अंदर जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन एलिमेंट की खोज की। उसके बाद में डॉक्टर कैलिनस ने ऑक्सीजन थेरेपी को एज ए रेमेडी यूज किया, यानी कि एज ए ट्रीटमेंट यूज किया। कब? 1783 में, 1783 के अंदर ऑक्सीजन को क्या किया? एज ए रेमेडी यूज किया। इसके बाद में 1878 के अंदर पॉल बर्ट ने क्या किया? ये डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन की वजह से क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी क्यों होगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है? एक ड्रग है, और अगर ड्रग की ओवरडोज होगी तो जाहिर सी बात है टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इन जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, किसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है? तो सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होता है? मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्लांट। ठीक है,
हॉस्पिटल के अंदर क्या लगा हुआ होता है, मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन प्लांट लगा होता है। आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, एक छोटे लेवल का ऑक्सीजन प्लांट है, ठीक है। इसी तरीके के बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स के अंदर लगे हुए होते हैं। या फिर मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन बनाने के लिए जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिल की सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, जहां से सिलेंडर को भर के छोटे लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करूं तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में किसी प्लांट से ऑक्सीजन फिल करवा करके और छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सप्लाई किया जाता है। वहां पर क्या है, पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, मेडिकल गैस पाइपलाइंस लगी हुई होती हैं, जिनके अंदर किसी एक जगह पर जाकर के क्या किया जाता है, इन सारे सिलेंडर्स को अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, एक ऑक्सीजन सर्किट प्रिपेयर होता है पूरे हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इन हॉस्पिटल, ठीक है। ये तो अब तक हम लोगों ने बात की कि हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन सप्लाई कैसे पहुंचेगी। तो सप्लाई दो तरीके से पहुंचेगी, या तो हॉस्पिटल का खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा, या फिर किसी दूसरी जगह से ऑक्सीजन रिफिल होकर के आएगी, जो कि कहां तक आएगी, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से आएगी, कहां तक, एक छोटे लेवल के हॉस्पिटल तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की, कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी कैसे की जाती है। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, एमजीपीएस, ठीक है। पूरे हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके के सर्किट बने हुए होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट गैसेज फ्लो होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी गैसेज फ्लो होती हैं, क्या क्या कलर कोड दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, गैस पाइपलाइंस आर मेड अप ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। जो गैस पाइपलाइंस हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, कॉपर मेटल की बनी हुई होती हैं। क्यों, कॉपर हैज ए हाई प्रेशर विद स्टैंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो कॉपर होता है वो क्या कर सकता है, एक हाई प्रेशर को बियर कर सकता है। कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि जो कॉपर है वो गलता नहीं है, जैसे कि जो आयरन है उसके अंदर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। इस तरीके की समस्याएं कॉपर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। जो कॉपर पाइप्स होते हैं इनको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा भी एक चीज है कि जो कॉपर पाइप्स हैं वो मार्केट में लेंथ के अंदर इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। 100 मीटर का पाइप आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, किसके अंदर, मार्केट के अंदर। इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर पाइप्स का यूज करते हैं, किसके लिए, एमजीपीएस के लिए, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के लिए, ठीक है। इसके ये जो एमजीपीएस है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, बहुत सारी गैसेस को सप्लाई किया जाता है थ्रू आउट द हॉस्पिटल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ मेडिकल गैस पाइपलाइन, ठीक है। एमजीपीएस के अंदर क्या होती है, कलर कोडिंग होती है, एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कौन सी गैस के लिए कौन सा कलर कोड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाइट कलर की, ठीक है। अगर यहां पर इमेज में आप लोग देखिए, एक तरफ दिखा रखी है कि जो पाइपलाइंस हैं वो हैं, और दूसरी तरफ क्या है, आउटलेट्स दिखा रखे हैं, जो कि किसी पेशेंट के बेड के पास में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग आउटलेट्स का मतलब क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, गैसेज का यूज क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाइट आउटलेट की, तो ऑक्सीजन इज डिनोटेड इन द कलर व्हाइट इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम यानी कि जो थ्रू आउट सप्लाई हो रही है उसके अंदर जहां भी आपको व्हाइट कलर का पाइप दिखे, जो भी कॉपर पाइप्स होती हैं इन सबको अलग स्पेसिफिक कलर के साथ में पेंट किया जाता है, ताकि हमको पता रहे कि कौन से पाइप के अंदर कौन सी गैस जा रही है, ठीक है। तो अब जो व्हाइट आउटलेट है या फिर व्हाइट कलर की पाइप है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इसके अलावा हेड ऑफ द मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर इज व्हाइट एंड होल सिलेंडर इज ब्लैक इन कलर। इंडिया के अंदर जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर देखेंगे तो उसका जो हेड है वो क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा, लेकिन जो पूरा के पूरा सिलेंडर है वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लू कलर की पाइपलाइन की, ठीक है। एमजीपीएस के अंदर ब्लू कलर की पाइपलाइन क्या होती है, तो एमजीपीएस में जो ब्लू कलर की पाइपलाइन होती है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है। उससे क्या की जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड डिलीवर की जाती है। अब पॉइंट ये आता है कि नाइट्रस ऑक्साइड हॉस्पिटल के अंदर काम कहाँ आ रही है,
तो जो एनेस्थीसिया की मशीन्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड काम आती है और इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तथा पेशेंट को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज इन एनेस्थीसिया मशीन, इट गेट मिक्स विद ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज व्हाइल ऑपरेटिंग। ठीक है, किसी ऑपरेशन के दौरान इसको किसके साथ में मिक्स किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ में मिक्स किया जाता है। Thus the blue line is only supplied in operation theater। इस वजह से जो ब्लू लाइन है उसको सिर्फ कहां सप्लाई करेंगे, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सप्लाई करेंगे, क्योंकि जो एनेस्थीसिया मशीन है वो कहां इस्तेमाल होती है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस्तेमाल होती है। तो हमको ब्लू लाइन की जरूरत कहां पड़ेगी, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा सिलेंडर्स एंड पाइपलाइंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड आर ऑलवेज डिनोट बाय ब्लू कलर। ठीक है, सिलेंडर हो या फिर पाइपलाइन हो, अगर ब्लू कलर का है तो उसके अंदर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड भरी हुई है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ब्लैक की। एमजीपीएस के अंदर ब्लैक लाइन के अंदर क्या होता है, मेडिकल एयर। ठीक है, एमजीपीएस की ब्लैक लाइन के अंदर क्या होती है, मेडिकल एयर होती है। अब मेडिकल एयर होती क्या है, मेडिकल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी सपोर्ट। ठीक है, द मेडिकल एयर लाइन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के अंदर क्या होगी, मेडिकल एयर होगी। और मेडिकल एयर के अंदर क्या होता है, मेडिकल एयर के अंदर एक मिक्सचर होता है किसका, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। जबकि जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 99.50% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए किसके अंदर, मेडिकल ग्रेड एयर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है उसकी लाइन कैसी होती है, व्हाइट कलर की, जबकि उसके अपोजिट ब्लैक कलर की लाइन किसकी होती है, मेडिकल एयर की होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें ग्रे कलर लाइन। एमजीपीएस के अंदर जो ग्रे कलर लाइन होती है, फिर ग्रे कलर का आउटलेट होता है, उसके अंदर कौन सी गैस आती है, तो एमजीपीएस के अंदर ग्रे कलर के आउटलेट पे क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इस्तेमाल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, तो कभी भी अगर आप लोग ऑपरेशन के दौरान इंसफलेशन कर रहे हैं, किसी कैविटी के अंदर हवा भर रहे हैं, ठीक है, तो कैविटी के अंदर कौन सी हवा भरी जाती है, कैविटी के अंदर, तो किसी भी कैविटी के अंदर क्या होता है, कैविटी के अंदर कौन सी हवा भरी जाएगी, कैविटी के अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ठीक है, दो प्रोसीजर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। पहला प्रोसीजर तो क्या होता है, अगर हमको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है तो, और दूसरा अगर कोई भी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो रहा है तो उसके अंदर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। इसके लिए लाइन कौन सी होती है, ग्रे कलर की लाइन होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एमजीपीएस के अंदर एक और लाइन होती है येलो कलर की, जिसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, वैक्यूम सप्लाई होता है। वैक्यूम का हॉस्पिटल्स के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, वैक्यूम यूज किया जाता है किसके लिए, सक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात की एमजीपीएस की, यानी कि मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के दूसरे टाइप की। पहला हमने किया क्या, एमजीपीएस, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, जहां पर गैस पाइपलाइंस फिटेड नहीं है वहां पर क्या है, सिलेंडर्स को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। सिलेंडर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेड ऑफ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर इज व्हाइट एंड होल सिलेंडर इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, इट कंटेन 99.50% ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसकी वॉल्यूम अलग अलग हो सकती है, साइज के हिसाब से वेरी करता है कितने लीटर का सिलेंडर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की। वो क्या होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है। ठीक है, कोविड के दौरान बहुत वाइडली इस चीज को यूज किया गया, क्या है ये, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर टेक एटमॉस्फेरिक एयर एंड फिल्टर आउट नाइट्रोजन एंड डिलीवर कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेता है अपने, उसके बाद में उसके अंदर से क्या निकाल देता है, नाइट्रोजन को निकाल देता है, तथा कंसंट्रेटेड जो ऑक्सीजन बचती है उसको क्या करता है, डिलीवर करता है। एयर का जो मेजर पोर्शन किससे बना हुआ होता है, नाइट्रोजन से बना हुआ होता है, ये उसको क्या कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, अब ये हमने बात की, यहां तक हम लोगों ने बात किया कि भैया ऑक्सीजन का डिलीवरी सिस्टम क्या है और ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होती है किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहां से हम लोग बात करेंगे कि भैया एक्चुअल में जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होती है एक इंडिविजुअल की, जैसे अगर मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूं,
तो हम लोग पर मिनट कम से कम नहीं तो 12 ब्रीद लेते हैं, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम आपकी कितनी है, 500 ml होती है। अब 12 ब्रीथ के अंदर आपने यानी कि 1 लीटर के अंदर 1 मिनट के अंदर सॉरी 6 लीटर एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल किया। एटमॉस्फेरिक एयर का 20% पार्ट किससे बना हुआ होता है, ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 1 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑक्सीजन को क्या किया है, इनहेल किया है, ठीक है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि दिन भर में आप लोग कितनी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रिलेटिवली हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर जितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है उसका आधा हमारी बॉडी यूज कर लेती है। जैसे कि अगर मान लीजिए 20% ऑक्सीजन हमने इनहेल किया तो उसके अंदर से 10% ऑक्सीजन हमारी बॉडी काम में ले लेगी, जबकि 10% एक्सेलेशन के दौरान निकल जाएगा। तो अगर इसी तरीके से मैं बात करूं तो हमने क्या किया, 1 मिनट के अंदर लगभग 1 लीटर ऑक्सीजन इनहेल किया, जिसमें से 500 ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने काम में ले लिया। तो अब एक अगर 24 घंटे इन एन एवरेज बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर लगभग 1440 मिनट होती हैं, ठीक है। तो आपने कितना ऑक्सीजन इनहेल किया, लगभग 1440 लीटर पर डे, ठीक है। अब उसमें से आप लोग कितना वापस एक्सेल कर देंगे, उसका आधा। तो लगभग 700 लीटर ऑक्सीजन एक हेल्दी एडल्ट को रिक्वायर होती है थ्रू आउट द डे। यानी कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, लगभग 700 लीटर पर डे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के असेसमेंट की। ऑक्सीजन का असेसमेंट कैसे कैसे किया जाता है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, एक्सेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, तो इन सब चीजों का पता कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उन मेथड्स की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं नॉन इन्वेजिव मेथड की बात करूं तो ऑक्सीजन असेसमेंट के दो नॉन इन्वेजिव मेथड होते हैं। सबसे पहला पल्स ऑक्सीमेट्री और दूसरा कैप्नोग्राफी। पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर क्या होता है कि हमारे फिंगर के ऊपर या फिर ईयरलोब के ऊपर एक प्रोब अटैच की जाती है। प्रोब के अंदर क्या होता है कि एक लाइट डाली जाती है सेंसर के ऊपर, ठीक है। और में उसके क्या होता है, हमारी स्किन होती है, हमारी फिंगर होती है। तो अब जो सेंसर है वो फिंगर के कलर से डिटेक्ट करके बताता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल किसका, पल्स ऑक्सीमेट्री का। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कैप्नोग्राफ की, तो कैप्नोग्राफ कई तरीके के होते हैं। वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी होती है, ये जो आप मॉनिटर पे देख रहे हैं वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी है। इसके अलावा फोटोक्रोमिक कैप्नोग्राफी होती है, जिसके अंदर कैप्नोग्राफ का कलर चेंज हो जाता है। अब कैप्नोग्राफ के अंदर क्या होता है, कैप्नोग्राफ के अंदर मॉनिटर की जाती है ईटीसीओ2। ईटीसीओ2 क्या होती है, एंड ट्राइडल CO2, ठीक है। जब मैंने पूरी तरीके से एयर एक्सेल कर दी है उसके बाद में मेरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कितनी क्या बची है, CO2 का लेवल बचा है। ये किसको बताता है, ये बताता है EtCO2 को। और इसके भी नॉर्मल रेंज कितनी रहती है, 35 to 45 mm ऑफ Hg रहती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भैया ऑक्सीजन लेवल के इन्वेजिव असेसमेंट की, तो इन्वेजिव तरीका एक ही है। उस तरीके में क्या करते हैं हम लोग, एबीजी एनालिसिस करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर हम लोगों को पीएच का और इन सभी चीजों का पता लग जाता है कि ब्लड के अंदर PO2 कितना है, PCO2 कितना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की तथा ऑक्सीजन के असेसमेंट की, कि हम लोग ऑक्सीजन लेवल का असेसमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अब तक क्या बात की कि ऑक्सीजन सप्लाई हॉस्पिटल्स में कैसे होती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी कैसे होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि ऑक्सीजन का असेसमेंट क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। यानी कि जो ऑक्सीजन है, जो कि एफडीए के अकॉर्डिंग है, ऑक्सीजन एक तरीके से ड्रग है। तो इस ड्रग को हम कब किस पेशेंट को दे सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या हैं, किस आदमी को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया की कंडीशन में क्या किया जाता है, पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, क्योंकि वहां पर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वहां पर एक एफिशिएंट जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर की कंडीशन में जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, इनएडिकेट पंपिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। सीवियर ट्रॉमा हो गया, अक्यूट इलनेस हो गई, पॉइजनिंग हो गई, हाइपोक्सीमिया हो गया,
हाइपोक्सीमिया क्या होता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाना, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पुअर वेंटिलेटरी एफर्ट्स, ठीक है। एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से अगर आपको ब्रीदिंग इंपेयरमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए आपको क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा सेडेशन में, अगर किसी पेशेंट को हम लोग सेडेशन दे रहे हैं, उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन देंगे। कंफ्यूजन में ऑक्सीजन क्यों दी जाती है? क्योंकि कंफ्यूजन क्या है? ये फर्स्ट साइन है किसी पेशेंट के अल्टर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अल्टर्ड हो रहा है, तो उसका पहला साइन क्या देखने के लिए मिलेगा? कंफ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उस पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं ताकि ब्रेन के अंदर एडिकेट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचे और जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा शॉक के अंदर भी क्या हो रहा है? टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया है, तो वहां पर क्या है? हम लोग उसको रिलेटिवली ऑक्सीजन डिलीवरी को एफिशिएंट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोक्सिया। एट द एंड जो ऑक्सीजन थेरेपी है उसका एम यही है कि टिश्यू हाइपोक्सिया को सबसाइड करना है, ठीक है। टिश्यूज के अंदर जो हाइपोक्सिया हो रहा है उसको हटाना है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक टेकिपनिया, यानी कि पेशेंट क्या कर रहा है? 24 ब्रीद से ज्यादा ब्रीद ले रहा है पर मिनट, ठीक है। इसके अलावा टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मतलब कि पेशेंट क्या कर रहा है? उसकी जो पल्स रेट है वो 100 बीट पर मिनट से भी ऊपर चली गई है। इसके अलावा डिस्निया, पेशेंट को क्या हो रहा है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। साइनोसिस, साइनोसिस के बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइनोसिस के बारे में। यहां मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि अगर स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है तो उसको क्या टर्म दी जाती है? साइनोसिस दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिसओरिएंटेशन, एजिटेशन और लेथार्जी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों अल्टर्ड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि इंडिकेशंस क्या क्या हैं और हाइपोक्सिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब यहां से आगे हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से आगे कि भैया ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, यानी कि पेशेंट के अंदर जब हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहां पर कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड या फिर सबसे पहला इक्विपमेंट क्या आता है? नेजल कैनुला आता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज नेजल प्रॉन्स, ठीक है। इट डिलीवर ऑक्सीजन एज एट ए लो फ्लो रेट। अगर हमको लो फ्लो रेट के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर करनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? नेजल प्रॉन्स यूज करेंगे, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीओपीडी पेशेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है। ये सबसे कॉमनली यूज होता है सीओपीडी पेशेंट्स के लिए। सीओपीडी पेशेंट्स के अंदर एक कंडीशन होती है एयर हंगर। अगर हम सीओपीडी पेशेंट्स को एक मास्क लगा देंगे तो उसको क्या होगा? सफोकेशन हो जाएगा। तो उस वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट कॉमनली सीओपीडी पेशेंट्स को क्या लगाते हैं? नेजल प्रॉन्स लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज द मोस्ट प्रिफरेबल मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी इन द क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स के अंदर भी ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेजल प्रॉन्स को यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्लो रेट की बात करूं तो जो नेजल कैनुला की फ्लो रेट है वो क्या है? 1 लीटर टू 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। ऑक्सीजन ये क्या कर सकता है? एक मिनट के अंदर 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं FiO2 की। FiO2 क्या होती है? फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं एयर, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कितने परसेंट ऑक्सीजन है ये बताता है FiO2, ठीक है। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक FiO2 है वो है 20 से 21 के बीच में, ठीक है। हम लोग मेडिकल में 20 मानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका FiO2 क्या है? 20% ऑक्सीजन उसके अंदर होती है, ठीक है। अब जैसे ही आप 1 लीटर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि 1 लीटर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, तो वो FiO2 को क्या करेगा? 4% बढ़ा देगा, ठीक है। 1 लीटर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इंक्रीज्ड FiO2 बाई 4%, ठीक है। 1 लीटर जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? FiO2 को 4% तक बढ़ा देगा। नेजल प्रॉन्स देखिए इस तरीके का होता है। इसके अंदर दो क्या है? नेजल टिप दी हुई होती हैं। अब यहां पर क्या है? हमको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब इसको अप्लाई करे एक नर्स है तो ये ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइट होगा
तो ये बिहाइंड द ईयर एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट क्रिएट करेगा, क्योंकि ये क्या है, इस तरीके से अप्लाई करके कान के पीछे से आगे की तरफ आता है। तो जो कान के पीछे है, ये क्या है, एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंजरी होने का रिस्क रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेजल ऑक्सीजन कैथेटर की। नेजल ऑक्सीजन कैथेटर क्या होता है साहब? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला मेथड है, किसके अंदर, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, द ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैथेटर इज 1 to 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, ऑक्सीजन जो फ्लो रेट है वो सेम रहने वाली है किसके, नेजल प्रॉन्स के। ठीक है, FiO2 यानी कि फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, वो भी कितना रहेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी इंस्पायर्ड एयर के अंदर कितना रहेगा, 24 to 44% रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन है वो क्या है, द प्लेसमेंट ऑफ द नेजल कैथेटर शुड बी चेंज्ड इन एवरी 8 hours इन अदर नोस्ट्रिल। ठीक है, ये क्या है, एक ट्यूब है जिसको क्या है, एक नोस्ट्रिल के अंदर डाला जाता है, तो हमको क्या करना है, हर 8 घंटे के अंदर इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है, इसका जो नोस्ट्रिल है उसको स्विच कर देना है, इसको दूसरे नोस्ट्रिल के अंदर डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेस मास्क की। फेस मास्क क्या है? देर आर 4 टाइप ऑफ फेस मास्क यूज फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। 4 तरीके के फेस मास्क किसके लिए यूज होते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल फेस मास्क की, तो इट इंडिकेटेड फॉर शॉर्ट टर्म यूज। शॉर्ट टर्म यूज के लिए इसको इंडिकेट किया गया है, यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा जो मेथड एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है वो होता है फेस मास्क यूज होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी फ्लो रेट की बात करूं तो इसके अंदर फ्लो रेट कितना रहता है, मिनिमम 5 लीटर और मैक्सिमम 8 लीटर। FiO2 की बात करूं तो FiO2 कितना रहने वाला है, 40% to 60%। ठीक है, इसके अंदर देखिए एक मास्क है, मास्क के अंदर एक्सिलेशन पोर्ट्स हैं और इलास्टिक स्ट्रिप है जो कि इसको क्या करेगी, फेस के फिक्स करने का काम करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो ये है फेस मास्क, इसके टाइप की। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया सिंपल फेस मास्क, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ठीक है, अब पार्शियल रीब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है, इट इज ए मास्क विद ए रिजर्वायर बैग विच अलाउ 1/3 ऑफ एक्सेल एयर टू ब्रीथ। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या है, फ्लो रेट क्या रहती है, 6 लीटर to 15 लीटर पर मिनट तक फ्लो रेट रहता है। ठीक है, अगर मैं FiO2 की बात करूं, फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर की बात करूं, तो ये कितना रहने वाला है, 70 to 80% रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरी साइड बात करूं नॉन रीब्रीदर मास्क की, इट इज ऑल्सो ए मास्क विद रिजर्वायर बैग। ये भी क्या है, रिजर्वायर बैग जैसा ही होता है। अब इसके अंदर क्या है, जो पार्शियल रिब्रीदर मास्क है उसके अंदर तो 2 वे वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर से इनहेलेशन भी हो सकता है और एक्सहेलेशन भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन रिब्रीदर मास्क है इसके अंदर क्या होता है, 1 वे वाल्व लगा हुआ होता है। ये दोनों, इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा। ठीक है, इट कंसिस्ट 1 वे वॉल्व विच प्रिवेंट द डाइल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। डाइल्यूशन कैसे होगा कि जो अगर 1 वे वॉल्व होगा तो वो क्या प्रिवेंट करेगा, उसके अंदर रिजर्वायर बैग के अंदर एक्सेलेशन को प्रिवेंट करेगा, उसके अंदर एक्सेलेशन के दौरान एयर नहीं जाएगी। अब जब उसके अंदर एक्सेलेशन के दौरान एयर नहीं जाएगी तो ना तो एक्सेल की हुई CO2 मिलेगी और ना ही क्या होगा, जो एटमोस्फेरिक CO2 है वो उसके अंदर मिक्स होगी। ठीक है, फ्लो रेट की अगर मैं बात करूं नॉन रिब्रीदर मास्क की, तो वो क्या होती है, 10 to 15 लीटर पर मिनट होती है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर की, ऑक्सीजन की बात करूं तो वो कितना होता है, 95 to 100% होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जर्नल डिफरेंस बिटवीन पार्शियल रिब्रीदर मास्क और नॉन रिब्रीदर मास्क, इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर हम लोग बात करें पार्शियल रिब्रीदर मास्क की, तो a partial rebreather mask has a two-way valve present in between reservoir bag and mask। ठीक है, पार्शियल रिब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है, एक 2 वे वाल्व प्रेजेंट होता है किसके बीच में, रिजर्वायर बैग के बीच में और मास्क के बीच में। जबकि नॉन रिब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है, एक 1 वे वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं तो पार्शियल रिब्रीदर मास्क हैज बीन डिजाइंड इन सच ए वे दैट इट होल्ड द फर्स्ट
150 ml ऑफ ब्रीथ विच हैज बीन एक्सहेल्ड, यानी कि ये एक्सहेल्ड एयर का क्या करता है, 150 ml को रिजर्व करके रख लेता है किसके अंदर, रिजर्वायर बैग के अंदर, और उसको क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है ताकि वो नेक्स्ट ब्रीथ के साथ में मिक्स होकर के आ सके, ठीक है। जबकि जो नॉन रीब्रीदर मास्क है वो पूरी की पूरी एक्सहेल एयर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब जो रीब्रीदर मास्क है, जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क है, उसके अंदर क्या होता है, जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड इनटू द रिजर्वायर बैग, यानी कि 1/3 पोर्शन क्या होता है, रिजर्वायर बैग के अंदर एक्सेल्ड होता है, जबकि नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है, एक्सेल्ड एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं, इन ए पार्शियल रीब्रीदर मास्क द साइड वाल्व आर क्लोज्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के दौरान जो एक्सहेलेशन वाल्व हैं साइड वाले वो बंद होते हैं, तभी क्या होगा, जो एक्सहेल्ड एयर है वो किसके अंदर जा पाएगी, रिजर्वायर बैग के अंदर जा पाएगी, जबकि नॉन रीब्रीदर मास्क में ऐसा नहीं है, एक्सहेलेशन के दौरान उसके जो साइड वाल्व्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो सबसे इसके अंदर जो ए इमेज है वो क्या है, वो पार्शियल रीब्रीदर मास्क की, इसके अंदर क्या हो रहा है, 100% ऑक्सीजन मास्क के अंदर आ रही है, उसके अंदर से क्या हो रहा है, टू वे वॉल्व से वो मास्क में भी जा रही है और मिक्स हो रही है किसके साथ में, एक्सपायर्ड एयर के साथ में। जबकि अगर मैं नॉन रीब्रीदर मास्क की बात करूं जिसमें 100% ऑक्सीजन आ रही है किसके अंदर, रिजर्वायर बैग के अंदर आ रही है, और वहां से फिर डिलीवर हो रही है 100% किसके अंदर, मास्क के अंदर, जबकि जो एक्सपायर्ड एयर है वो कहाँ जा रही है, एक्सपायर्ड वाल्व के थ्रू बाहर निकल रही है 100% एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है किनके बीच में, पार्शियल रीब्रीदर मास्क के बीच में और एक नॉन रीब्रीदर मास्क के बीच में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मास्क के टाइप की, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा सिंपल मास्क, पार्शियल रिब्रीदर मास्क, नॉन रिब्रीदर मास्क। अब लोग हम पढ़ते हैं चौथे तरीके के मास्क की जिसको कहते हैं वेंचुरी मास्क, ठीक है। वेंचुरी मास्क इज ऑल्सो नोन एज एयर एंटरटेनमेंट मास्क। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट FiO2, ठीक है, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिलीवर एक्यूरेट FiO2, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे एक्यूरेट मेथड है पूरे मेथड में से, सबसे एक्यूरेट मेथड है क्या, ऑक्सीजन डिलीवर करने का। कैसे होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन फ्लो रेट हो सकती है 2 लीटर से 15 लीटर पर मिनट तक। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर की, जो कि FiO2 है, वो कितना हो सकता है, 24 to 60% तक हो सकता है, ठीक है। इट इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट जिनमें ARDS होता है उनके अंदर क्या होता है, ये मास्क इंडिकेटेड होता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कलर कोड की, तो इसके अंदर क्या है, एक जेट सिस्टम होता है, एक अटैचमेंट होता है जिसके थ्रू क्या जानी होती है, ऑक्सीजन जानी होती है। अब वो अटैचमेंट क्या है, कलर कोड के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे कम जो फ्लो रेट होती है वो होती है ब्लू कलर कोड वाले जेट की। ब्लू कलर कोड के अंदर क्या होता है, 2 लीटर पर मिनट पे जो है वो O2 का फ्लो रहता है। अगर व्हाइट की बात करूं तो 4 लीटर पर मिनट पे फ्लो रहेगा, अगर ऑरेंज की बात करूं तो 6 लीटर पर मिनट पे रहेगा, येलो की बात करूं तो 8 लीटर पर मिनट पे रहेगा, रेड की बात करूं तो 10 लीटर पर मिनट पे रहेगा, और ग्रीन की बात करूं तो 15 लीटर पर मिनट पे रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी भी पर्टिकुलर कलर कोड के कैनुला का जो है वो फ्लो रेट क्या होता है, फिक्स होता है, मैक्सिमम फ्लो रेट उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेम क्या है, वेंचुरी मास्क के अंदर सिस्टम होता है। तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक मास्क है और उसके साथ में जो उसके अटैचमेंट है जिनका अलग अलग क्या दिया हुआ है, फ्लोरेट दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन हुड के बारे में कि ऑक्सीजन हुड क्या होता है, ठीक है। इट इज एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कैपेबल इन डिलीवरी ऑक्सीजन अप टू 4 to 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये क्या होता है, नियोनेट्स के अंदर यूज होता है, जिनके अंदर हम लोग मास्क, नेजल प्रॉन्स वगैरह नहीं लगा सकते, उनके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन हुड का यूज करते हैं। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए आप कितने भी लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन चला देंगे, जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना ही रहने वाला है, 500 ml ही रहने वाला है एक अडल्ट के अंदर। और ये तो क्या है, ये तो इन्फेंट है, ये नियोनेट्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम और कम होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं 4 to 6 लीटर पर मिनट, जबकि उसको रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑलमोस्ट 300 लीटर 300 ml की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन टेंट की, तो ये भी मोस्ट कॉमनली इन्फेंट्स के लिए यूज होता है, या फिर ये यूज होता है बर्न केसेस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कैपेबल इन डिलीवरिंग ऑक्सीजन अप टू 40% एट ए फ्लो रेट ऑफ 10 to 15 लीटर पर मिनट, ठीक है। इसके अंदर भी 10 to 15 लीटर पर मिनट इसकी क्या रहती है, फ्लो रेट रहती है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या रहेगा, FiO2 का परसेंटेज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट 40% रहेगा, ठीक है।
इसके अंदर भी सेम वही, आप जितने भी ऑक्सीजन डिलीवरिंग के मेथड देखेंगे उसके अंदर क्या है, जितना हाई फ्लो रेट रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का वेस्टेज होगा। क्लियर? क्योंकि एट द एंड किसी भी इंडिविजुअल का मैक्स टाइडल वॉल्यूम कितना है, हेल्दी इंडिविजुअल का 500 ml होता है, ठीक है, इससे ज्यादा टाइडल वॉल्यूम नहीं होता है, तो वो क्या है, एक ब्रीद के अंदर सिर्फ 500 ml एयर को ही इनहेल कर पाएगा। अब उसके बाद में आप कितना भी उसको जो एक्सेसिव एयर दे दो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले मेथड की, तो वो क्या है, हाई फ्लो नेजल कैनुला है। हाई फ्लो नेजल कैनुला के अंदर क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम कैपेबल इन डिलीवरिंग ऑक्सीजन अप टू 100%, heated and humidified at a flow rate up to 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि 60 लीटर पर मिनट पे क्या है, ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। जब इतना हाई फ्लो रेट रहेगा उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को प्री वार्म करना पड़ता है, उसको पहले से गर्म करना पड़ता है तथा ह्यूमिडिफाइड करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, मैसिव इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर इतने हाई फ्लो पर ड्राई ऑक्सीजन दे दी जाए तो सबसे पहली चीज तो क्या है, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा ठंडी होगी कि वो क्या करेगी, इंजरी कॉज कर देगी, ठीक है। उसके अलावा उसका जो फ्रिक्शन है वो अगर ह्यूमिडिफाइड नहीं किया तो उसका इतना फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंजरीज हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और मेथड है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। तो जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है ये क्या है, ये क्वाइट डिफरेंट है किससे, जो जर्नल ऑक्सीजन थेरेपी है उससे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसकी समरी कर लेते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। इट इज एन ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम यूज्ड टू स्पीड अप द हीलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, गैंग्रीन वुंड दैट वोंट हील एंड इन्फेक्शन इन विच टिश्यूज आर स्टार्व्ड फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अगर सीवियरली ऑक्सीजन इंपेयरमेंट हो जाए, ठीक है, वैसे तो इसको ट्रेडिशनली यूज किया जाता था, जब ये खोजी गई तो उसको इस्तेमाल किया जाता था स्कूबा डाइवर या फिर डीप सी डाइवर्स के द्वारा, जिनके अंदर ब्लड के, जिन लोगों के अंदर ब्लड के अंदर क्या हो जाती थी, नाइट्रोजन की एक्यूमुलेशन हो जाता था, ठीक है। लेकिन करंट ट्रेंड्स के अंदर इसको किस किस चीजों के लिए यूज किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए, गैंग्रीन्स के लिए, और जो वुंड ठीक नहीं हो रहे हैं जैसे कि डायबिटिक फुट के लिए भी क्या इंडिकेटेड की गई है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इंडिकेट की गई है, और इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। फॉर दिस थेरेपी the patient is placed in a special chamber to breathe in pure oxygen in air pressure level 1.5 to 3 times higher than average, ठीक है। इसके अंदर परसेंटेज कितना रहेगा, 100%, लेकिन जो जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1.5 टू 3 टाइम्स ग्रेटर होता है, उससे 3 टाइम्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन डिलीवर हो पाती है और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए काम करती है, ठीक है। ये होती है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। यूजुअली क्या करते हैं, 1 से 2 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे का इसका एक सेशन होता है, और ये इंडिकेट की जाती है 30 to 40 डेज तक। करंट ट्रेंड्स में एंटी एजिंग थेरेपी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, एजिंग है उसको क्या करती है, रिलेटिवली स्लो कर देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की, जैसा कि इनिशियली मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक ड्रग है। तो जब ड्रग है तो ड्रग की वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी भी कॉज हो सकती है भैया। ड्रग है तो ड्रग अगर हम लोग ज्यादा ड्रग किसी को दे देंगे, ओवरडोज दे देंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब ड्रग सॉरी अब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरोपिया, ठीक है। हाइपरोपिया नहीं, हाइपरऑक्सिया होता है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना, हाइपरऑक्सिया होता है। अब इसके कुछ साइंस होते हैं, ठीक है। अगर मैं आइज की बात करूं तो आइज के अंदर क्या होगा, विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, नियर साइटनेस हो जाएगी, कैटारेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, और इंजरी की वजह से क्या हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यूज बन जाएंगे। अगर मैं सीएनएस की बात करूं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो है सीजर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर मस्कुलोस्केलेटन की बात करूं तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो सकता है, मस्कुलर ट्विचिंग्स हो सकती हैं। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो उसके अंदर क्या होगा, जर्की ब्रीदिंग देखने के लिए मिलेगी, पेनफुल ब्रीदिंग देखने के लिए मिलेगी, इरिटेशन होगा, कफिंग होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, और ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्री का, ठीक है। तो हम लोगों ने
अब तक इस वीडियो के अंदर बात की, सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई देखी, ऑक्सीजन की सप्लाई किस किस तरीके से होती है, या तो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ होता है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम देखे हमने, क्या देखा, जो गैस पाइपलाइंस थी उनके कलर कोड के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी गैस पाइपलाइंस यूज हो रही हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने किया डिस्कस की नॉर्मल जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो क्या है एक हेल्दी एडल्ट के लिए। उसके बाद में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि जो एक किसी इंडिविजुअल का ऑक्सीजन लेवल है उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसकी हमने दो टेक्निक्स पढ़ी, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव कौन कौन सी थी, पल्स ऑक्सीमेट्री थी और कैप्नोग्राफी थी, जबकि इन्वेजिव टेक्निक्स कौन सी थी, एबीजी एनालिसिस थी। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंडिकेशंस के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोक्सिया क्या है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़े ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है। पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए कौन कौन से मेथड और इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उन सब के बारे में पढ़ा। और लास्ट में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या होती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि इसके अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन ऑक्सीजन थेरेपी का कवर कर लिया है। इसके बावजूद अगर कुछ रह गया है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर किसी अदर वीडियो के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने मेथड पढ़े, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस जो रेस्पिरेशन है उसको सपोर्ट करते हैं। अगर आदमी खुद सांस ले रहा है उस कंडीशन में ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए ये सारे के सारे मेथड यूज किए जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन नहीं ले रहा है, खुद वेंटिलेशन नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है वेंटिलेटर्स के थ्रू, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, आईसीयू ओटी और इमरजेंसी का, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और कलीग्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।